हाँ देखिए, तो क्लोज कॉइल ओपन कॉइल हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लोज कॉइल, तो क्लोज कॉइल स्प्रिंग बनाया कैसे क्या होगा? तो वो जो स्प्रिंग तुम लोग देखते हो ना अपने पेन की रिफिल के साथ जो छोटा सा लगा होता है, अगर उसको सीधा खींच दोगे तो एक पतला तार बन जाएगा, है ना? वो पतले तार को अगर मैं ऐसे बना दे रहा हूं तो उस पतले तार का भी एक डायमीटर होता है, जिसको हम लोग अपने पूरे चैप्टर में बोलेंगे वायर डायमीटर। तो एक तो ये डायमीटर होता है। वो जो वायर तुमने खींच के सीधा कर दिया ना, उसको जब ऊपर से देखोगे तो वो गोल दिखाई देगा, और गोल दिखाई देगा तो उसका एक डायमीटर होगा, तो वो मैंने डायमीटर स्मॉल डी ले लिया। अब एक जगह इसमें डायमीटर और है, वो जो स्प्रिंग जब आपने खींच के सीधा नहीं किया वो गोल है ऐसे, तो वो जो गोलाई में चल रहा है फिर सर्किल बन रहा है ना, तो एक उसका भी तो डायमीटर है। तो उस डायमीटर को हम लोग बोलते हैं कॉइल डायमीटर। ये जो कॉइल का डायमीटर ये वाला, तो ये आधा तो रेडियस हो गया, और अगर पूरा तक देखेंगे हम लोग तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कॉइल डायमीटर। तो एक शब्द इसमें यूज होगा बार बार, वो होगा कॉइल डायामीटर, और कॉइल डायमीटर को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल डी से। तो दो डायमीटर मैं बार बार बोलूंगा, एक बोलूंगा कॉइल डायमीटर और एक बोलूंगा वायर डायमीटर, तो आप समझ जाइए, ठीक? फिर इसमें एक टर्म जो यूज होगा वो होगा नंबर ऑफ कॉइल्स। नंबर ऑफ कॉइल्स, तो नंबर ऑफ कॉइल्स को डिनोट करूंगा एन से, और उसका मतलब है कि वो कितने चक्कर ऐसे, कितने गोले बना हुआ है। तो कभी कभी किसी स्प्रिंग में ज्यादा गोले हो सकते हैं, मान लेते हैं 10 हैं, किसी में 20 हो सकते हैं, तो एन की जो वैल्यू होगी हमारी वो वैसे ही नंबर ऑफ कॉइल के साथ 10-20 के साथ बदलती चली जाएगी। अभी जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग विद एक्सियल लोड। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब बच्चों ये हुआ कि यहां पर ये स्प्रिंग के जो सेंटर से लाइन खींची ना, तो ये बच्चों ये स्प्रिंग की एक्सिस कहलाती है। इस स्प्रिंग की एक्सिस से अगर आप कोई लोड लटका दोगे डब्लू, तो स्प्रिंग नीचे की तरफ खिंचेगा, और जब नीचे की तरफ खिंचेगा तो क्या इफेक्ट होंगे उसी के बारे में अगर हम स्टडी करें, तो ड्यू टू एक्सियल लोड डब्लू से क्या क्या इफेक्ट डेवलप होंगे उसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तुम लोग एक बात सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें एक सीधा तार दे देता हूँ, बिल्कुल सीधा तार मैंने दे दिया, और मैंने उसको कहा इसका स्प्रिंग बनाओ, तो तुम क्या करोगे ना, उसको ऐसे ट्विस्ट करना शुरू कर दोगे, वो धीरे धीरे मुड़ना शुरू होगा, जितना मोड़ोगे उतनी कॉइल का वो स्प्रिंग बनता चला जाएगा। ऐसे ही इस वायर को मोड़ने की बात हमने एक चैप्टर में और करी थी। किस चैप्टर में करी थी हम लोगों ने? टॉर्जन में करी थी, जिसमें एक साइड से फिक्स करके इस शाफ्ट को ऐसे घुमाया जाता है, तो इसके अंदर भी ट्विस्टिंग आती थी। और यहां से हमने क्या इक्वेशन डेवलप करी थी? यहां से डेवलप करी थी टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। तो यही सारा काम अब फिर होने जा रहा है। अगर हम उस स्प्रिंग को अगर बनाने की कोशिश करें तो ऐसे घुमाएंगे, या इसका उल्टा सोचो कि अगर स्प्रिंग पूरा बना हुआ है गोल गोल और नीचे से खींचूंगा तो स्प्रिंग खुलेगा। कुल मिला के ट्विस्टिंग या अनट्विस्टिंग का इफेक्ट आएगा। कुल मिला के ऐसे वाले मूवमेंट उसके अंदर डेवलप होंगे, चाहे आप सीधे वायर को मोड़ के स्प्रिंग बनाए, चाहे स्प्रिंग बना हुआ है उसको खींचे, तो भी तो वो अनट्विस्ट होगा, यानी कुछ ऐसा गोल टाइप का मोशन उसके अंदर होगा। किसके अंदर होगा? वायर के अंदर होगा। वो कॉइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस वायर को समझना। जैसे मेरे पास ये वायर है ना, अगर मैं इसको मोड़ने लग जाऊंगा, इसको मोड़ने लग जाऊंगा ऐसे करके, तो ये वायर मुड़ने लगेगा ऐसे ऐसे, और ज्यादा मोड़ूंगा तो इसकी बच्चों कॉइल बनने लग जाएगी। तो वायर पे हो रहा है सारा इफेक्ट। तो हम लोग इस वायर पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस वायर पे स्टडी करने जा रहे हैं, तो ये वायर जो है एक तरफ से फिक्स करके समझो मैं ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर ट्विस्ट करूंगा तो यही वाला केस तो बन गया मेरा। यानी इसमें जितना भी इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है टॉर्शन का, यानी इसके अंदर एक शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगी, एक टॉर्क भी डेवलप होगा, एक एंगल ऑफ ट्विस्ट भी डेवलप होगा, जितना हम लोगों ने यहाँ पढ़ रखा है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। कोई क्वेश्चन है यहां तक किसी का? बोलिए। तो ये सारी चीजें तो मैंने नोटेशन लिखे हैं, और भी एक दो नोटेशन जो बचेंगे वो अभी बीच में लिख दूंगा मैं। और वायर की लेंथ को कैसे निकाला जा सकता है? इसी वायर को तुमने ट्विस्ट करा करा करके ऐसे स्प्रिंग बनाया होगा, तो स्प्रिंग में ऐसे सर्किल होंगे ना, तो एक सर्किल की लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर।
अगर एक सर्किल की जो रेडियस है वो अगर मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं डायग्राम, अगर एक सर्किल की रेडियस को मैं r कह दे रहा हूं तो एक सर्किल की लंबाई कितनी हुई 2 पाई r। मान लेते हैं उसमें n सर्किल बने हुए हैं तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई r है। अगर सीधा करोगे इसको खींच के तो यही वायर मिलेगा, यानी वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों 2 पाई r इंटू n हो जाएगी। फिर से सुन लो, एक जो ऐसे बहुत सारे सर्किल बने होंगे ना स्प्रिंग के अंदर, तो एक सर्किल की लंबाई कितनी होगी 2 पाई r। इस तरीके के जितने बने होंगे तो एक सर्किल की लंबाई को नंबर ऑफ कॉइल से मल्टीप्लाई कर देना तो एल की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, तो लेंथ ऑफ वायर बच्चों हमारे पास कितना हो गया यहां से, ये हो गया 2 पाई r n। और किसी चीज की जरूरत, और आईपी आप लोग जानते हो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और टॉर्शन के केस में आईपी की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 32 डी की पावर 4। यहाँ डी किसका आएगा बच्चों, ध्यान रखना वायर का डी आएगा, वायर का डी आएगा डी की पावर 4। और कुछ रह गया, टाउ है, टाउ क्या होता है बच्चों, शियर स्ट्रेस होता है। चलो यहां लिख देता हूं, टाउ क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है। ठीक, हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसका भी मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। हम लोग जो अभी केस लेके चल रहे हैं वो हमारे पास एक क्लोज कॉइल्ड स्प्रिंग है, क्लोज कॉइल स्प्रिंग है हमारे पास, और उसकी एक्सिस से एक लोड लटका हुआ है। ये वाला केस हम लोग लेके चल रहे हैं। हम लोगों को निकालना है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, शियर स्ट्रेस कितना होगा, ये सब चीजें हमें निकालनी है। तो चलो सबसे पहले हम लोग शियर स्ट्रेस की कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि टाउ की कैलकुलेशन करते हैं। यहां तक किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। चलिए, तो टॉपिक हमारा चल रहा है क्लोज्ड कॉइल विद एक्सियल लोड, ये चल रहा है। अब मेरा कहना यह है कि चलो सबसे पहले भाई शियर स्ट्रेस निकाल के बताओ कि कितनी आ रही है शियर स्ट्रेस। तो चलिए देखते हैं शियर स्ट्रेस कैसे निकलेगी। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर। यहां से शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी अपॉन आई पी मल्टीप्लाइड बाई आर। ये आर बच्चों किसका आर है, ये आर है वायर का। तो वायर का डायमीटर हमने स्मॉल डी लिया था, तो इस आर को मैं क्या लिख देता हूँ स्मॉल डी बाई 2, और यहाँ पर भी बच्चों में क्या लिख देता हूँ आर की जगह स्मॉल डी बाई 2। कंफ्यूज मत होना, कैपिटल डी मत लिख देना। यहां से अगर मैं देखूं तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी अपॉन आईपी की वैल्यू होती है पाई बाई 32 डी की पावर 4 इंटू डी बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग बच्चों तो कितना हो जाएगा, टी अपॉन पाई डी क्यूब बाई 16, और वो 16 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये आ गई हमारी टाउ की वैल्यू। ये जो टॉर्क है टी, आप ये सोचो कि अगर किसी स्प्रिंग से ऐसे लोड लटका हुआ है तो ये लोड ऐसे खींचेगा तो स्प्रिंग की जो कॉइल है वो खुलने की, मतलब फैलने की कोशिश करेंगी ना। फैलने के लिए क्या जरूरी है बच्चों, फिर से सोचो जरा, फैलने के लिए क्या जरूरी है कॉइल का। अगर आप स्प्रिंग को, एक तो होता है सीधे वायर को घुमाते चले जाए ऐसे तो वो बनता चला जाएगा, और अगर स्प्रिंग ऐसा उसको ऐसे कर दे तो वो खुलता चला जाएगा। तो जब ऐसे खुल रहा है स्प्रिंग, हम लोग तब की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोड स्प्रिंग को खोलेगा, क्योंकि ये तो उसे खींचेगा ना, और जब खींचोगे तो स्प्रिंग खुलेगा। तो जब स्प्रिंग खुल रहा है, फिर से सुनना, हमारे पास एक वायर था, हमने ऐसे किया तो वो बनता चला गया, क्लोज क्लोज कॉइल स्प्रिंग बनता चला गया, और अगर ऐसे किया तो स्प्रिंग खुलता चला जाएगा। लेकिन ये इफेक्ट तो आ रहा है ना, ये घुमाने वाला इफेक्ट तो आ रहा है ना। ये घुमाने वाला इफेक्ट देखो कौन क्रिएट कर रहा है, यहाँ ये डब्ल्यू क्रिएट कर रहा है। तो ये कितना क्रिएट कर रहा होगा, तो मान लेते हैं इस कॉइल की रेडियस अगर कैपिटल आर है तो डब्ल्यू इंटू आर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। डब्ल्यू इंटू आर ये इस लाइन के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके अबाउट ये कॉइल है। तो यहाँ पर मैं टी की वैल्यू लिख सकता हूँ डब्ल्यू इंटू आर। तो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 16 इंटू डब्ल्यू इंटू आर अपॉन पाई डी क्यूब। यहाँ ध्यान देना, जो डब्ल्यू है वो लोड है, आर जो है वो रेडियस ऑफ द कॉइल है, सर्किल की रेडियस है, और ये डायमीटर उस वायर का डायमीटर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलिए। ये शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, स्प्रिंग के जो क्वेश्चन है ना वो फॉर्मूला बेस्ड है एकदम।
आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अगला हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि डेल्टा कितना होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा। चलिए देखते हैं। तो डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है, डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। अभी मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया कि ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, ये मैं बताऊंगा। अभी इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। वैसे आपको ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, आपको तो केवल ये फॉर्मूले याद करने हैं, आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन हम समझाएंगे तो ही है। आपको केवल फॉर्मूले याद रखें, क्योंकि ये कोई डेरिवेशन नहीं है। इन फॉर्मूलों पर हमारे पास सवाल है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। यहाँ पर देखते हैं तो किसी तरह अगर मैं थीटा निकाल लूंगा और आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डेल्टा निकल आएगा। तो थीटा निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, चलो निकाल ही देता हूं, तुम लोग देख लो कैसे आएगी। तो टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। यहां से थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, टी इंटू एल अपॉन सी आई पी। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर टी की जगह रख सकते हैं हम लोग डब्ल्यू इंटू आर इंटू एल अपॉन सी को सी रहने दो। आई पी की जगह कितना पुट कर सकते हैं हम लोग बच्चों, पाई टी की पावर 4/32। और अगर हम लोग चाहें तो एल की जगह भी 2 पाई आर एन वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो एल की जगह पुट कर सकते हैं 2 पाई आर एन। इसको बच्चों जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग को उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू आती है थीटा इज इक्वल टू 64 डब्ल्यू आर स्क्वायर एन अपॉन सी डी की पावर 4। ये थीटा की वैल्यू आती है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको जल्दी से। तो हम लोग को बच्चों निकालना था एक्चुअली डिफ्लेक्शन डेल्टा। तो डेल्टा बराबर आर थीटा है, तो डेल्टा बराबर आर थीटा में थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो बस इसमें आर मल्टीप्लाई में तो आर क्यूब एन हो जाएगा। तो 64 आर क्यूब एन अपॉन सी डी की पावर 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है थीटा वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट करिए इसको। अगला है फिर हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि के, इसका फॉर्मूला हम लोग ने देखो किस किस का फॉर्मूला निकाल लिया। हम लोगों ने शियर स्ट्रेस का निकाल लिया, हम लोगों ने डिफ्लेक्शन का निकाल लिया, अब इसका निकालने जा रहे हैं। डब्लू मिस हो गया शायद है, क्या कह रहे हो? डब्लू मिस हो गया सर डेल्टा में। अच्छा डेल्टा में डब्लू वहां रह गया, डब्लू लिख लेते हैं भाई हम लोग। 64 ये डब्लू था ना यहाँ पे बच्चों, तो ये हो जाएगा डब्लू आर क्यूब एन अपॉन सी डी 4। अब आते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट पर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला हम सब लोग क्लास 12 से पढ़ रहे हैं, F इज इक्वल टू के एक्स होता है। जहां F होता है फोर्स, तो हमने क्या फोर्स लगाया, W। तो W लिख देते हैं, और X क्या होता है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को हम लोग क्या से लिख रहे हैं, डेल्टा से। तो K बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, K बराबर हो जाएगा W बाई डेल्टा। तो W बाई डेल्टा, डेल्टा कितना है वो पुट कर देते हैं हम लोग, 64 W R क्यूब N अपॉन CD4। वो ऊपर चला जाएगा CD4, W से W कैंसिल हो जाएगा। तो K के लिए फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों हमारे पास, CD की पावर 4 अपॉन 64 R क्यूब N। ये K का फॉर्मूला, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी नोट करिए जल्दी से। किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। तो बच्चों हर स्प्रिंग के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस स्टोर्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है टाउ स्क्वायर अपॉन 4c इंटू वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग। वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग कैसे निकलेगा, वो जो वायर था ना तुम्हारे पास, वो वायर ऐसे सिलेंड्रिकल था ना, उस वायर का जो डायमीटर था वो कितना था, d था, और इसकी लंबाई कितनी थी, l थी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर की जगह डायमीटर अपॉन 2 इंटू एल। ये वॉल्यूम हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
साथ ही साथ इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, अगर आप यहाँ पर टाउ वगैरह की वैल्यू रख दोगे, वॉल्यूम वगैरह की वैल्यू रख दोगे, तो जो सॉल्व होके हमारे पास बच्चों बचता है, तो एक फॉर्मूला ये भी है, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू डेल्टा। इसकी या अगर आप इसमें सारी वैल्यू रख दो तो ये मिल जाएगा, इसमें रख दोगे तो ये मिल जाएगा, तो दोनों ही फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई किसी को। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है फॉर्मूलों का, ये फॉर्मूले ही आपको ध्यान रखना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग बच्चों क्या होता है, जो अभी हम लोग जितना पढ़े हैं वो सब क्लोज कॉइल के बारे में ही हम लोग पढ़े हैं। इज टू कैरी ए लोड ऑफ 500 न्यूटन, यानी W की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है बच्चों, 500 न्यूटन दी हुई है। इसके बाद में इट्स मीन कॉइल डायमीटर इज टू बी 10 टाइम्स दैट ऑफ द वायर डायमीटर। कॉइल डायमीटर यानी D is 10 times the wire diameter यानी स्मॉल d। आगे देखते हैं, कैलकुलेट these diameters, डायमीटर बताने, इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है बच्चों, वो कितनी दी हुई है, 80 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, टाउ की वैल्यू दी हुई है। तो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं भाई, हमको ये डायमीटर निकालने, टाउ दिया हुआ है, तो केवल हम लोग क्या करते हैं, टाउ का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो टाउ का फॉर्मूला होता है 16 WR अपॉन पाई डी क्यू। ध्यान देना बच्चों, नीचे स्मॉल डी है, ऊपर कैपिटल R है। यहां तक किसी को कोई समस्या है सवाल समझने में तो भी बोलिए, बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। सर डायमीटर फिर से बता दीजिए। हाँ, तो उसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में, मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इट्स मीन कॉइल डायमीटर, मीन कॉइल डायमीटर, कॉइल डायमीटर का मतलब हो गया कैपिटल D इज 10 टाइम्स द वायर डायमीटर, यानी 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस दी हुई है। तो अब मैं सॉल्व करता हूँ इस सवाल को, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो शियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता है 16 WR अपॉन पाई डी क्यू। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 80, और यहाँ कोई यूनिट नहीं चेंज कर रहा हूं मैं, ये यूनिट चेंज कर देता हूं, चलो मेगा न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। और मीटर स्क्वायर को नहीं कर रहा हूं, तो नीचे मीटर ही चल रहा है, यानी अब ये यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 16 इंटू W की वैल्यू कितनी है, 500 न्यूटन। R की जगह क्या लिखूंगा बच्चों में, R की जगह लिख सकता हूँ कैपिटल D/2, और यहाँ पे क्या चल रहा है, पाई डी क्यू। फिर नेक्स्ट स्टेप में बच्चों में क्या करूंगा, देखिए जरा यहां कर देता हूं, यहां देखिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, 80 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 16 इंटू 500 इंटू D की जगह, कैपिटल D की जगह क्या रख दूंगा, 10 टाइम्स स्मॉल d, अपॉन क्या हो जाएगा, पाई डी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ देखो D है, ये D क्यूब है, तो D स्क्वायर बचेगा, D स्क्वायर को उधर ले लेना, इसको नीचे ले लेना, और स्मॉल d की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, जो कि आएगी मीटर। उस स्मॉल d को अगर आप यहाँ रख दोगे तो कैपिटल D आ जाएगा हमारे पास, तो कैपिटल D की वैल्यू भी आ जाएगी मीटर। आया समझ में? आंसर निकालो जल्दी से, जिसको नहीं आया वो पूछ ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, हेलिकल स्प्रिंग इज मेड ऑफ 12 mm डायमीटर स्टील वायर। वायर का डायमीटर यानी स्मॉल डी कितना दिया हुआ है बच्चों, 12 mm हम लोग को दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है wound on a 120 mm डायमीटर मैंड्रेल। तो इसका मतलब क्या हो गया वो मैं अभी बताऊंगा। चलो अब ये डायमीटर जो मैंड्रेल का है वो कितना दिया हुआ है आपको, 120 mm दिया है। अच्छा एक बात और समझना, कभी सवाल में तुम्हें कंफ्यूजन हो कि ये वायर का डायमीटर दिया है या कॉइल का डायमीटर दिया है, तो जो ज्यादा होगा वो हमेशा कॉइल का डायमीटर होगा, जो कम होगा हमेशा वो वायर का डायमीटर होगा, ये भी तरीका है। इफ देयर आर 10 एक्टिव कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स दे रखे हैं आपको 10 एक्टिव कॉइल्स, व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और साथ ही आपसे पूछ रहा है, अच्छा वैल्यू दी है 82, सी की वैल्यू दी हुई है 82 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द स्प्रिंग, ये इसका सेकंड पार्ट, ये बाद का क्वेश्चन है। इसके बाद के क्वेश्चन में इसने एक बात और पूछी है कि व्हाट मस्ट बी द अप्लाइड टू द स्प्रिंग टू इलोंगेट। अच्छा लोड पूछ रहा है, W कितना होगा अगर इलोंगेशन जो है आपको दे दिया है उसने 40 mm, ये बाद की बात है।
पहले आपसे उसने के पूछा हुआ है, तो पहले हम लोग इस तरह पार्ट सॉल्व करते हैं, बाद में ये सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। स्क्रीन शेयर हटा दो जरा पर दूं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे के पूछ रहा है, तो बच्चों के का क्या फॉर्मूला है, मैंने वहां लिखा भी हुआ है। के का फॉर्मूला है CD4 अपॉन 64 R³ N। तो हम लोग चेक करते हैं क्या हमें सारी चीजें मालूम है। तो भाई हमें C भी मालूम है, हमें स्मॉल d भी मालूम है, हमें 64 भी मालूम है, हमें कैपिटल R यानी इसका आधा भी मालूम है, और स्मॉल n यानी कि 10 ये भी मालूम है। तो यहां से तो के आप तुरंत निकाल लोगे। निकालो जल्दी से के, निकालिए। मैं भी सर सॉल्व कर दे रहा हूं साथ साथ। आप लोग अपने आप निकालो, मैं कर रहा हूं वो एक अलग बात है। इसको मैं न्यूटन में कर ले रहा हूँ। 82 इंटू 10⁹ हो जाएगा ये, और स्मॉल डी, और ये सब mm में दिया है, तो यहाँ भी mm में कर लेता हूँ। तो mm में करूंगा तो नीचे मीटर स्क्वायर के लिए 10⁶ से करना पड़ेगा। तो ये c की वैल्यू हो गई, d की पावर 4 यानी 12 की पावर 4 अपॉन 64 इंटू R³ N। R कितना हो जाएगा, 60 mm हो जाएगा। 60 का क्यूब इंटू n, n कितना है 10 की पावर 6 लिखा है, 10 की पावर 3 बचेगा ऊपर। इसको सॉल्व करो जल्दी से, और k की वैल्यू बताइए सब लोग। तो बच्चों इतनी जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमने सारी चीजें न्यूटन mm में बदल ली थी, तो k की वैल्यू आएगी 12.3 न्यूटन पर एन। तो इसके अलावा इसमें एक चीज और पूछी गई थी कि अगर डेल्टा की वैल्यू 40 mm हो तो W कितना होगा। अगर डेल्टा की वैल्यू 40 mm हो तो W कितना होगा। तो हम लोग को मालूम है ना फॉर्मूला, F बराबर KX बताया था, यानी W बराबर K डेल्टा, है ना। तो K बराबर क्या हो जाएगा, K पूछा है, सॉरी W पूछा है ना, तो ये तो हो ही गया फिर सवाल। K की वैल्यू ये रही 12.3, और डेल्टा की वैल्यू इसने दे रखी है 40, को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। मल्टीप्लाई करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी। तो वो W की वैल्यू बच्चों जो आ रही है इसमें, वो आ रही है 492 न्यूटन। चेक करिए सब लोग, कैलकुलेशन करिए कितनी आ रही है या नहीं आ रही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A closed coil helical spring has mean dia of 75 mm। जो मीन डाया आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 75 mm। ये जो मीन डाया होगा ना, ये मीन कॉइल डाया होता है हमेशा बड़ा वाला। वो जो मीन डाया अगर कह देगा तो वो कॉइल डायमीटर की बात कर रहा है, वो आपको 75 mm दे रखा है। इसके बाद में स्प्रिंग कांस्टेंट 80 किलो न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 80 किलो न्यूटन पर मीटर। चलो क्वेश्चन मेरे पास भी लिखा है। इट हैज 8 कॉइल्स, तो n बराबर हो जाएगा 8। व्हाट इज द सुटेबल डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर, स्मॉल d की वैल्यू पूछ रहा है। इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड टाउ मैक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 250 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको दे रखा है c बराबर 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सियल लोड द स्प्रिंग कैन कैरी, और लास्ट में आपसे एक W भी पूछा है। चलो स्क्रीन शेयर हटा दो पर तुम जरा। चलिए देखते ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले स्मॉल डी पूछा है, के दिया हुआ है ना, तो के का पहले फॉर्मूला लगा देता हूं मैं। तो के का फॉर्मूला ये लिखा है CD4 अपॉन 64 R³N। अब इसमें वैल्यू पुट करता हूं, तो के इसको न्यूटन में और mm में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो न्यूटन के लिए भी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मीटर के लिए भी 10 की पावर 3 से करूंगा, कैंसिल हो जाएगा तो इतना ही रह जाएगा। तो के की जगह 80 डाल देता हूं सीधे सीधे में, सी की जगह 80 इंटू 10 की पावर 9 ऊपर करूंगा, 10 की पावर 6 नीचे करूंगा, तो 10 की पावर 3 रह जाएगा, इंटू स्मॉल डी वो तो पता करना है, अपॉन 64 इंटू आर कैपिटल आर कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दो 37.5 का क्यूब इंटू एन, एन कितना है बच्चों 8 रख दो। सारी चीजें तो पता है, तो यहां से डी की पावर 4 निकाल लो और फिर डी निकाल लो। जितने लोगों को डी की पावर 4 के बाद कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना नहीं आता है तो वो ध्यान दें, आप पावर लगा लीजिएगा। ये कुछ भी आए तो डी बराबर क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/4। ये ब्रैकेट में लगाइएगा हमेशा जब पावर आप लगाइएगा कैलकुलेटर में, 1/4, तभी आंसर आपका गलत नहीं आएगा।
चलो कैलकुलेट करके बताओ स्मॉल डी कितना आ रहा है, मुझे मैसेज करके बताइए जल्दी से। चलिए इसी में एक पार्ट में W की वैल्यू और पूछी थी, स्मॉल डी तो आपने सॉल्व कर लिया, 12.81 mm आएगा। फिर इसमें W की वैल्यू और पूछी थी आपसे, तो W एक्चुअली इस फॉर्मूले में कहीं आता नहीं है, तो W यहाँ से नहीं हो सकता था। आप चेक करिए उसमें साथ में टाउ भी आपको दे रखा है, तो टाउ के फॉर्मूले में तो आता है ना, टाउ का फॉर्मूला होता है 16 इंटू डब्ल्यू इंटू आर अपॉन आई स्मॉल डी क्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू सब इसमें पुट कर देते हैं। टाउ की वैल्यू कितनी है 250, ऊपर नीचे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मेगा न्यूटन के लिए 10 की पावर 6, मीटर स्क्वायर के लिए 10 की पावर 6, तो कैंसिल होकर 250 रह जाएगा। 16 इंटू डब्ल्यू पूछा है, आर की वैल्यू 37.5, आई की वैल्यू डाल दिए 3.14, और स्मॉल डी जो अभी आपने निकाला है 12.81 का क्यूब। यहां से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे क्या, डब्ल्यू की वैल्यू। ये जो डब्ल्यू है ये आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। चलो कैलकुलेट करके बताओ जरा डब्ल्यू कितना न्यूटन आ रहा है, जल्दी बताइए। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो लमसम 2750 न्यूटन के आसपास आएगा। मैं अप्रोक्सीमेशन का निशान लगा दे रहा हूँ, ये आंसर एकदम करेक्ट है। तो आज बच्चों क्लास में इतना ही रहेगा। आज 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और 4th क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। वैसे थोड़ा सा ट्रिकी है वो, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। और ये जो वीडियो है मैं यूट्यूब पे अपलोड करके अभी आप लोगों को लिंक शेयर भी कर रहा हूँ, और आप यूट्यूब पे से सर्च नहीं कर पाओगे, मैं जो लिंक शेयर करूंगा उसी से आप देख पाएंगे। तो ऐसा मत करिए कि उस लिंक की जगह हम बाद में सर्च कर लेंगे, इस लिंक से ही आप जा पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। किसी को रुकना होगा तो वो मीटिंग में रुक के मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, बाकी मीटिंग एंड कर सकते हैं। थैंक यू सर।